गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनन्या स्वराज। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रूरल सोशियोलॉजी। रूरल सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वह होगा फैक्शनलिज्म, जिसे हिंदी में गुटबंदी या दलबंदी भी कहते हैं। भारतीय राजनैतिक जीवन में गुटबंदी या दलबंदी एक सर्वव्यापी विशेषता रही है। यह परंपरागत समाजों में भी पाई जाती थी, साथ ही साथ यह विकसित समाजों में भी पाई जाती है। सर्वप्रथम गुट शब्द का प्रयोग रेमंड फिफ्थ ने 1957 में किया था। समाजशास्त्रियों का कहना है कि पार्टी शब्द की उत्पत्ति गुट शब्द से ही हुई है। गुट का अर्थ ऐसे समूह से है जो अपने राजनैतिक या किन्हीं अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हैं तथा इसके लिए अन्य समूहों से संघर्षरत हैं। भारतीय ग्रामीण शक्ति संरचना में गुट एक महत्वपूर्ण इकाई है। ग्रामीण समाजों में जिस प्रकार से तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उससे गुटबाजी को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद ही प्रोत्साहन मिला है। जैसे कि उदाहरण के लिए पंचायती राज गांवों में वेल स्टैब्लिश्ड हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति पंचायती राज में रिजर्वेशन मिलने से उनकी स्थिति अच्छी हो रही है, उनकी पकड़ राजनीति पे बढ़ रही है, जिसके कारण भी गुटबंदी का जो स्वरूप है ग्रामीण क्षेत्र में वह बदला है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गुटबंदी है वो बहुत ही ज़्यादा उसे प्रोत्साहन मिला है। अब इसका स्वरूप भी तेज़ी से बदल रहा है। अगर हम गुटबंदी के डेफिनेशंस की तरफ जाएं तो हम पाते हैं कि जैसा कि रेमंड फर्थ ने कहा है कि गुट वे समूह हैं जिनका उद्देश्य राजनैतिक समूह के रूप में कार्य करते हुए राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। रेमंड फर्थ जो हम समाजशास्त्री हैं वे विशेष करके गुट को राजनीति से ही जोड़ते हैं और इसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गुटों का निर्माण होता है, ऐसा ही इनका कहना है। ऑस्कर लेविस ने गुट की परिभाषा देते हुए कहा है कि गुट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परस्पर संघर्षरत समूह है। यानी कि गुट का एक उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति करने के लिए वो गुट हमेशा संघर्ष करता रहता है। वो संघर्ष या तो किसी दूसरे गुट के अगेंस्ट होता है या फिर समाज के अगेंस्ट होता है, लेकिन वो हमेशा संघर्षरत ही रहता है। अब हम देखते हैं गुट की क्या विशेषताएं हैं। तो गुट की विशेषताओं का अगर वर्णन हम करें तो इसका सबसे पहला जो विशेषता है वो ये है कि यह सामाजिक समूह है। यह प्रेशर ग्रुप की तरह कार्य करता है। प्रेशर ग्रुप यानी कि प्रभाव समूह के तरह कार्य करता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है वह है इसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो गुट होते हैं इनका जो आकार होता है वह छोटा ही होता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इसका निर्माण किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और इसके सदस्य जो होते हैं या इनके जो नेता होते हैं हमेशा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। चौथा, प्रत्येक गुट में एक या एक से अधिक नेता पाए जाते हैं जो कि इसको नेतृत्व प्रदान करता है ताकि यह रास्ता न भटक जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य ही होता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक लक्ष्य हो। पांचवा, इसका जो प्रकृति है, गुट की जो प्रकृति होती है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। छठा जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यह सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है, यह हर समाज में पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय ग्रामीण समाज में गुटबंदी का स्वरूप कैसा होता है। तो प्राचीन काल से ही हुक्का समूहों का उल्लेख कई जगहों पर हमने पढ़ा होगा। पहले जो गुट होते थे वे ग्रामीण क्षेत्रों में वे जाति पर आधारित होते थे। समान स्तर के जो लोग होते थे, समान जाति के जो लोग होते थे वे गुट का निर्माण करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है जिसके वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसा कि हमने बताया, जो वोटिंग आधार पे हमारा यहाँ जो सरकार बनती है वो वोटिंग के आधार पे बनती है। तो ये जो मताधिकार की जो राजनीति आई है इससे भी गुटबंदी को बेहद ही प्रोत्साहन मिला है। साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसके वजह से गुटबंदी को प्रोत्साहन मिला है। अब एक कास्ट नहीं, कई कास्ट मिलकर के भी एक गुट का निर्माण करते हैं।
साथ ही साथ कई योजनाएं जो बनती हैं उनको लेकर के भी गुट का ये हो सकता है, निर्माण हो सकता है। गुट का जो निर्माण है वो जो पहले सिर्फ जाति पर आधारित था, अब जो है वो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि अब जो है वो जाति का जो निर्माण होता है सिर्फ जातीय आधार पे नहीं बल्कि आर्थिक और राजनैतिक आधार पे भी अब गुटों का निर्माण होता है। साथ ही साथ जो लेविस ऑस्कर हैं वे कहते हैं कि अब एक गांव में एक जाति के लोग सिर्फ एक गुट का निर्माण नहीं करते बल्कि एक जाति के लोग एक से कई गुटों का निर्माण वे कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने लेविस ऑस्कर ने रामपुर गांव का अध्ययन किया था तो वहाँ 78 परिवार जो थे वे जाट जाति से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने कुल 6 गुटों का निर्माण कर रखा था। यानी कि जाति एक ही थी जो कि 78 परिवार थे, लेकिन उन्होंने 6 गुटों का निर्माण कर रखा था। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो नकारात्मक गुण भी उभर कर आ जाता है गुट का, गांव में तनाव, हिंसा और संघर्ष का माहौल भी बन जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखें तो जैसे कोई परियोजना अगर चल रही है तो उसको पूरा करने में ये गुट कभी कभी बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता है, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट हो या फिर सामाजिक बेनिफिट हो या पॉलिटिकल बेनिफिट हो। तो वे कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को, हमारे गुट के जो भी सदस्य हैं उनको इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसीलिए कभी कभी वो योजनाओं को पूरा कराने में भी सहयोग करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने सहयोग नहीं किया तो कब इसका जो रिज़ल्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो नेगेटिव भी होता है, वो योजना अवरुद्ध भी हो जाती है। तो अगर हम ग्रामीण विकास करना चाहते हैं सच्चे अर्थों में तो जो भी ये गुट है इनको आपस में सामंजस्य बना करके कार्य करना होगा। साथ ही साथ शांति की भावना बना करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होगी, तभी ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका जो है सही तरीके से विकास हो सकेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।